नमस्कार मित्रों, राजकीय महाविद्यालय बनेड़ा भीलवाड़ा में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं जनसंख्या से संबंधित भौगोलिक शब्दावली। और पिछला जो अपना वीडियो था उसमें भी हमने इसी से संबंधित कुछ विचार किए थे। अब जो हम इससे कुछ बची हुई जो चीज़ें इसमें और रह गई थी उनसे संबंधित कुछ चर्चा करेंगे। पहले वाले टॉपिक में हमने जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या पिरामिड, जनसंख्या परिवर्तन, इनके संदर्भ में हमने वहाँ जिक्र किया जनसंख्या घनत्व कौन कौन से प्रकार के होते हैं। आज वाले वीडियो में जो हम प्रमुख रूप से जो चर्चा करेंगे वो हमारे चर्चा का जो बिंदु रहेगा वह जनांकीकी और जनांकीकी संक्रमण। ये दो शब्द जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं आज की दृष्टि से, क्योंकि ये परीक्षा दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं। इनके बारे में कई बार पूछा जाता है कि जनसांख्यिकी क्या होती है या जनांकीकी क्या होती है, या फिर जनांकीकी संक्रमण क्या है, जनांकीकी संक्रमण का सिद्धांत। और उसके बाद में कुछ और भी महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो बच जाएगी, उनके बारे में भी हम जिक्र करेंगे, जैसे कि जनसंख्या संभाव्य, जनसंख्या विभव जो है, जनसंख्या स्थानांतरण के बारे में चर्चा करेंगे, जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, जनसंख्या विस्फोट किसको कहते हैं, और जनसंख्या प्रवास क्या होता है, किस किस प्रकार से, थोड़ा थोड़ा इनका भी हम जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले अब आज का जो महत्वपूर्ण अपना है वो जनसांख्यिकी है। कई बार ये शब्द आपने सुना होगा, क्योंकि सामान्यतः कई जगह इसका उपयोग जनसंख्या से संबंधित जो है होता ही रहता है, जनसांख्यिकी या जनांकीकी। तो जनांकीकी को सरल से सरल शब्दों में मैं आपको बताऊं कि जनसांख्यिकी या जनांकीकी क्या है। जनसंख्या से संबंधित जो अध्ययन करने वाला एक विषय है, अर्थात जनसंख्या से संबंधित जिसमें अर्थात जनसंख्या के जैसे आकार, जनसंख्या संरचना, जनसंख्या विकास, आयु, लिंग, संरचना, घनत्व, इनसे संबंधित अध्ययन करने वाला जो विषय है वह जो जनांकीकी कहलाता है या जनसांख्यिकी कहलाता है। अब हम पारिभाषिक रूप से अगर इसको देखते हैं तो हम इसको इस प्रकार से देख सकते हैं कि जनसंख्या का अनुभाविक सांख्यिकीय एवं गणितीय अध्ययन, इसके अंतर्गत जनसंख्या के आकार, संरचना, विकास आदि का परिमाणात्मक अध्ययन सम्मिलित होता है। जनांकीकी जनसंख्या संबंधी आंकड़ों के एकत्रण का, वर्गीकरण का, मूल्यांकन का, विश्लेषण का, प्रक्षेपण आदि से संबंध है, जबकि सामाजिक जनांकीकी में जनांकीकीय प्रतिरूपों एवं प्रक्रियाओं की व्याख्या की जाती है। ये दो आगे जाके इसकी दो शाखाएं प्रमुख रूप से हो जाती हैं। एक जो होती है वह सामाजिक जनांकीकी हो जाती है और एक जनांकीकी। तो इसमें ये दो आगे हो जाते हैं। तो सामाजिक जनांकीकी यहाँ हम जिक्र नहीं करेंगे विशेष रूप से, तो जनसांख्यिकी या जनांकीकी का ही अध्ययन करेंगे। तो मैंने आपको सरल से सरल क्या बताया कि जनसंख्या से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करने वाला जो विषय है, सब्जेक्ट मैटर है, वो कहलाता है जनांकीकी, यानी जनसंख्या से संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने वाला जो विषय है वह जनसांख्यिकी कहलाता है। इसमें हम जनसंख्या से जुड़ी हुई विभिन्न जानकारियां एकत्र करते हैं, आंकड़े एकत्र करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, जनसंख्या के आकार का अध्ययन करते हैं, विकास की दिशा उसमें हम देखते हैं, है ना। तो तमाम प्रकार के जो इस प्रकार के जनसंख्या से संबंधित अध्ययन है वो इस जनांकीकी या जनसांख्यिकी में सम्मिलित किया जाता है। मैं समझता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं जनांकीकीय संक्रमण। तो पहले मैंने देखा सिर्फ जनांकीकी, अब हम दूसरा देखेंगे जनांकीकी संक्रमण। तो निश्चित रूप से जनांकीकी संक्रमण, जनांकीकी मतलब जनसंख्या से संबंधित सभी पहलू, अब उनका संक्रमण शब्द इसमें एडिशनल रूप से और जुड़ गया। तो इसमें हम क्या देखेंगे, किसी प्रदेश विशेष की जो जनसंख्या या जनांकीकी स्थिति है उसमें सामयिक रूप से होने वाले जो बदलाव की अवस्थाएं हैं उसको कहेंगे हम जनांकीकी संक्रमण। यानी किसी प्रदेश विशेष की जनसंख्या की विशेषताओं में कालगत होने वाले परिवर्तनों को जनांकीकी संक्रमण हम कहेंगे। अब आप यहाँ जो लिखा हुआ उसको देखें, जनसंख्या समृद्धि की पृथक पृथक अवस्थाएं जिनसे होकर जनसंख्या गुजरती है। बात वही आ गई कि जनसंख्या समृद्धि, जनसंख्या किसी प्रदेश में रहने वाले लोगों की जनसंख्या की विशेषताएं हैं, उसमें लिंगानुपात भी आ गया, वहाँ का घनत्व भी आ गया, उनकी संख्या भी आ गई, सब कुछ आ गया, और उनमें
फिर होने वाला बदलाव है, पृथक पृथक अवस्थाएं जिनसे होकर जनसंख्या गुजरती है, इसे जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाएं भी कहा जाता है। ये जनसंख्या परिवर्तन की कालिक प्रक्रिया का द्योतक है, जिसे जनसंख्या चक्र या जनांकीकी चक्र आदि समानार्थी शब्दों के द्वारा हम जानते हैं या समझते हैं। तो मैं समझता हूँ, जहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि जनांकीकी संक्रमण क्या होता है और ये किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है। तो एक जनसंख्या में होने वाला बदलाव, कालिक परिवर्तन जो है, जिस प्रकार से इसको सरल शब्दों में आप अगर इसको बिल्कुल, हालांकि सेम नहीं है लेकिन फिर भी आप कह सकते हो कि जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि या जो ह्रास जो होता है वह इसी से संबंधित है। तो उसी को हम देखते हैं और इसको व्यापक रूप से हम कहेंगे जनांकीकी संक्रमण। जनांकीकी संक्रमण से संबंधित कुछ विद्वानों ने जो अपने सिद्धांत भी प्रतिपादित किए और इसे जनांकीकी संक्रमण के सिद्धांत में सबसे मूल रूप से जो सिद्धांत दिया है वह नोटेस्टिन द्वारा प्रतिपादित एक सिद्धांत यहाँ दिया गया है, जो जनसंख्या में इस प्रकार से जनांकीकी में होने वाले जो कालिक जो परिवर्तन है उनके संदर्भ में उन्होंने एक निश्चित निष्कर्ष पे पहुंचने के बाद अपना एक सिद्धांत प्रतिपादित किया है। और वह जो जनसंख्या या जनांकीकी का इनका जो सिद्धांत है वह ये कहता है कि उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर वाली अल्प जनसंख्या से लेकर निम्न जन्म और निम्न मृत्यु दर वाली वृहद जनसंख्या तक की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले जनसंख्या परिवर्तन का विश्लेषण और व्याख्या इस सिद्धांत में किया जाता है। कहने का मतलब, जनांकीकी संक्रमण का सिद्धांत जो नोटेस्टिन द्वारा प्रतिपादित किया गया है, नोटेस्टिन ये बताते हैं कि किसी प्रदेश की जनसंख्या प्रारंभ में वहाँ उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होती है। कालगत या समय के अनुसार उसमें जो बदलाव की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरती हुई, समय के अनुसार विभिन्न अवस्थाओं से गुजरती हुई अंततः वह निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर वाली वृहद जनसंख्या की विभिन्न, मतलब निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की अवस्था को प्राप्त करती है। सरल से सरल जो मैंने आपको बताया कि किसी प्रदेश की जो जनसंख्या है उसमें एक कॉमन नियम लागू होता है। वो क्या है कि वह प्रारंभ में उच्च जन्म दर से उच्च मृत्यु दर वाली अवस्था से आरंभ होती है और अंत में निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की अवस्था को प्राप्त करती है और मध्य भाग में उसमें विभिन्न अवस्थाएं आती हैं। वो विभिन्न अवस्थाएं क्या हैं उसमें, इसकी जो प्रमुख रूप से चार अवस्थाएं जो बन रही है वो क्या है। पहले वाली अवस्था क्या हुई, अधिक जन्म दर और अधिक मृत्यु दर, मानव विकास की अवस्थाएं भी इसको हम कह सकते हैं कि जनांकीकी में मानव विकास से संबंधित जैसे जैसे आदमी प्रारंभिक आदि अवस्था में होता है, जिसमें पूर्व औद्योगिक काल उस समय जब नहीं होता, उस समय स्थितियां कैसी होती है मानव समाज की, मानव की, तो उसमें क्या था, अधिक उतार चढ़ाव वाली व्यवस्थाएं होती है, बहुत ज़्यादा जन्म दर भी है और बहुत ज़्यादा ही मृत्यु दर है उसमें। जिस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होती हैं तथा जनसंख्या आकार में नैसर्गिक वृद्धि कम होती है। जब जन्म दर भी ज़्यादा और मृत्यु दर भी ज़्यादा है तो वृद्धि बहुत कम होगी और कई बार तो ऋणात्मक भी परिवर्तन उसमें आ सकते हैं। दूसरी अवस्था आएगी उसमें प्रारंभिक विस्तारशील अवस्था, जिसमें मृत्यु दर में थोड़ी ह्रास होने लगता है, यानी कुल मिला के मानव अब कुछ उन्नति कर गया है और अब चिकित्सक की सुविधाएं मान लो, जागरूकता मान लो या कुछ अन्य और जो कारण है उनके कारण से मृत्यु दर में धीरे धीरे कमी होने लगती है। तो वह दूसरी अवस्था में होता है, मृत्यु दर में ह्रास होना। जैसे ही मृत्यु दर में कमी होने लगती है वहीं दूसरी अवस्था का आरंभ हो जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। किंतु जन्म दर अभी भी उच्च बनी रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च जन्म दर से जनसंख्या वृद्धि तेजी से होती है। तो दूसरी जो अवस्था है जनांकीकी संक्रमण की दूसरी अवस्था का मतलब जनसंख्या विस्फोट है, एक तरह से जनसंख्या में तेजी से वहां वृद्धि हो रही है। तीसरी अवस्था जो है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि अब दूसरी अवस्था में आपने देखा कि मृत्यु दर घटने लगती है और तीसरी अवस्था में आप देखोगे कि जन्म दर में भी अब कमी होने लगी है। तो मृत्यु दर की तुलना में जन्म दर में अधिक कमी आ जाती है। तीसरी जो अवस्था है उसमें मृत्यु दर की तुलना में जन्म दर में भी
कमी आ जाती है। तो कुल मिला के तीसरी अवस्था को आप सीधे रूप से यूँ समझे कि उसमें जन्म दर में थोड़ी कमी होने लगती है, जिससे जनसंख्या वृद्धि धीरे धीरे होती तो है, लेकिन स्पीड में थोड़ी कमी आती है। और चौथी जो अवस्था है जिसमें जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ही निम्न या मध्यम प्रकार की हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या की नैसर्गिक वृद्धि अत्यंत मंद होती है और कभी कभी जनसंख्या में ह्रास भी होने लगता है। पहले वाली स्थिति है, लेकिन परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत है। या अर्थात पहले वाली स्थिति जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत में पहले वाली स्थिति को हमने देखा था कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च थी, और अंतिम चौथी अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही निम्न है, लेकिन परिणाम समान है, अर्थात जनसंख्या वृद्धि अत्यंत मंद, और पहले वाले में भी अत्यंत मंद। नैसर्गिक जो वृद्धि हो रही थी मंद है दोनों में, लेकिन परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत, वहाँ उच्च के कारण से और यहाँ निम्न के कारण से ऐसा हो रहा है। अब मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा इसको सुनने के बाद ऐसा लग रहा होगा कि सर ने ये क्या बता दिया अपने को, जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत समझ में ही नहीं आया, जहाँ तक मैं समझता हूँ। अब आप एक बार इन सब चीज़ों को छोड़ो और ये जो लिखा हुआ उसको भी छोड़ो, और मेरे हिसाब से सुनो, जो आपके बनेड़ा के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ, किस हिसाब से आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो। आपका जो बनेड़ा है आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 100 साल पहले एक पिछड़ी हुई अवस्था में था। अज्ञानता थी, चिकित्सीय सुविधाएं यहाँ भी नहीं थी, पूरे भीलवाड़ा जिले में मान लो आप ना, कुल मिलाकर के। आप तो केवल इसी को ध्यान रखो, बनेड़ा और आसपास के। तो यहाँ आज से 100-150 साल पहले, 200 साल पहले स्थितियाँ बिल्कुल कमज़ोर थी, और यहाँ की जो मानव से संबंधित अवस्था है जिसको हम जनसांख्यिकी कह रहे हैं, वो बिल्कुल पिछड़ी हुई थी। तो बहुत तेजी से जन्म दर थी। देख सकते हो कि आपके दादा जो हैं, आपके पिताजी हैं, 5-5, 6-6 की संख्या में हैं आपके पिताजी, तो तेजी से जन्म दर तेजी से थी, क्योंकि लोगों को ऐसा विश्वास था कि एक व्यक्ति का क्या भरोसा, एक आंख का क्या भरोसा कहते हैं ना। तो वैसे ही क्या जन्म दर बहुत, वैसे भी लोग ज़्यादा ही करते थे अपने बच्चे वगैरह, तो 5, 7, 8, 9, 10 तक मिल जाते हैं कई बार तो बच्चों के, तो जन्म दर बहुत ज़्यादा थी। और महामारियों के कारण से, बीमारियों के कारण से मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा थी। तो एक अवस्था समझ में आ रहा है आपको, जनसांख्यिकी संक्रमण को हम पढ़ रहे हैं। तो इसको देखो, पहले स्टेज में क्या हुआ से 100 साल पहले कि जन्म दर बहुत ज़्यादा थी और मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा थी। समझ में आ रही है बात। ये तकरीबन 100 साल पहले आप उसको ले जाओ, एक बार पीछे चले जाओ, बनेड़ा की स्थिति 100 साल पहले, तो बहुत ज़्यादा लोग जन्म ले रहे थे, बहुत ज़्यादा ही लोग मर रहे थे, लेकिन कुल जनसंख्या में विशेष रूप से परिवर्तन ज़्यादा नहीं आ रहा था, क्योंकि दोनों ही अवस्थाएं उच्च थी, जन्म दर की और मृत्यु दर की। फिर धीरे 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 लोगों में ज्ञान होता है, शिक्षा आती है, चिकित्सक सुविधाएं आ जाती हैं, गर्भ निरोधकों का थोड़ा बहुत ज्ञान होता है। गर्भ निरोधकों का तो हम एक बार छोड़ो, उस समय तक नहीं है, लेकिन चिकित्सक की जो सुविधाएं हैं वो आ जाती है। महामारियों पे हम किस प्रकार से नियंत्रण कर सकते हैं, नवाचार हो जाते हैं मेडिसिन के क्षेत्र में या और है। इसके कारण से क्या हुआ कि मरने वाले लोगों की संख्या को रोक लिया जाता है या थोड़ा कम कर दिया जाता है। समझ रहे हो, यानी कि 100 साल से फिर जैसे ही हम आते हैं आज से 70-80 साल पहले या 70-60 साल पहले, तो फिर लोग समझदार होते हैं और होते हैं, या दवाई ववाई का नॉलेज, महामारी से साफ सुथरे रहने लगते हैं और बीमारियों से बचने लगते हैं। और जो लोग बहुत तेज़ी से मर रहे थे पहली अवस्था में, उसमें थोड़ी कमी आती है और अब मृत्यु दर में कमी स्टार्ट हो जाती है। अब आप बताओ, मृत्यु दर में कमी हो गई तो अच्छी बात है कि लोग अनावश्यक या महामारियों से या ऐसे अन्य कुछ कारणों से, एक समय के बाद तो मरना है सबको, लेकिन वैसे मृत्यु दर में क्या आ गई, कमी। अब आपको पता है कि जैसे मृत्यु दर में कमी स्टार्ट हुई तो दूसरी अवस्था का आरंभ हो गया, और दूसरी अवस्था में मृत्यु दर में कमी के साथ वह आरंभ हो गई दूसरी अवस्था। दूसरी अवस्था का परिणाम क्या होगा, जन्म दर तो तेज है लेकिन मृत्यु दर कम हो गई, तो जन्म तो उसी हिसाब से हो रहा है और मृत्यु दर घट गई, तो जनसंख्या विस्फोट की अवस्था आ गई और तेजी से जनसंख्या में वृद्धि इस समय हो रही है। फिर धीरे 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 लोगों में और जागरूकता आ गई और समझदारी आ गई, गर्भ निरोधकों का प्रयोग होने लगा, लोग समझ गए कि अब खर्चे बहुत महंगे हो गए, और जो बच्चे हैं वो 4-4, 5-5 जो हो रहे थे उसकी जगह 1-2 बच्चे करने लगे, 2-3 तक आ गए। इस प्रकार की समझदारी आ जाती है आज से 20-30 साल पहले। तो उस स्थिति में क्या हुआ कि जन्म दर में भी अब क्या हो गई, कमी। मृत्यु दर तो गिरी रही है लगातार, लेकिन जन्म दर में भी अब कमी। तो ये स्टेज कौन सी आरंभ हो जाती है, यहाँ से थर्ड स्टेज आरंभ हो गई। जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन अब धीमी गति से बढ़ रही है। ये थर्ड स्टेज जिसमें भारत अभी वर्तमान में
चल रहा है। ये थर्ड स्टेज है। जन्म दर में कमी आ गई और मृत्यु दर में भी कमी चली रही है। तो ये थर्ड स्टेज है जिसमें हमारा देश अभी चल रहा है, स्पष्ट रूप से इसी में है। अब एक इसके बाद की अवस्था कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही अत्यंत न्यून हो जाएगी, कम हो जाएगी। यह चौथी अवस्था जिसमें हमारा देश तो नहीं लेकिन विश्व के अन्य विकसित देश जो हैं उस चौथी अवस्था में पहुंच गए हैं। अब मैं समझता हूं कि आपको कुछ ये समझ में आ गया होगा और बाकी अब हम इसमें ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं कर पाए, फिर कभी देखेंगे। शेष रहे जो टॉपिक थे, आज तो केवल इसी पे हमारा समय लगभग पूरा हो गया। वीडियो सुनने के लिए आपको धन्यवाद।